हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का ब्रेन टीजर्स। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उन पे बेस्ड जितने भी वर्कशीट्स हैं उनको ऑलरेडी हमने कुछ लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिया है, जो आपको क्लास 8th के मैथ्स प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ब्रेन टीजर्स और स्टार्ट करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें हमें कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे और हमें क्वेश्चंस को देखकर और जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन उन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो द क्वेश्चन इज both x and y are in direct proportion, then 1 by x and 1 by y are। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, वी नो दैट कि जब दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं यानी डायरेक्टली वेरी करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसका मतलब ये होता है कि या तो दोनों ही क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही होगी या फिर दोनों ही क्वांटिटीज़ डिक्रीज़ कर रही होगी। ठीक है, और मैथमेटिकल टर्म्स में बोला जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो किसी भी केस में अगर हम देखें तो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब यहाँ पे x और y दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी उनका जो भी रेशियो होगा उन दोनों क्वांटिटीज़ का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है, जस्ट सपोज एक केस में x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। सिमिलरली सेकेंड केस में x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 9। मान लेते हैं हम ये केस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में x और y का रेशियो जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो जो रेशियो आएगा वो हमेशा आएगा 2/3। अगर 4 और 6 का भी रेशियो आप इस सेकेंड केस में निकालो तो इस केस में भी x और y का रेशियो आएगा 2/3। इसी तरह से जब हम थर्ड केस में भी x और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। और इसी तरह से अगर हम लास्ट केस में 12/18 की भी वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। क्लियर है? तो ये तो हो गई बात x और y की, क्योंकि गिवन था कि ये दोनों ही जो क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों डायरेक्टली वैरी कर रही हैं, तो हर केस में इनका जो रेशियो था वो सेम था। ठीक, अब हमें बताना है कि अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली वैरी कर रही हैं तो 1/x और 1/y इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये डायरेक्टली वैरी करेंगे या फिर इनडायरेक्टली वैरी करेंगे। क्लियर है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें, दैट इज़ 1/x/1/y, तो 1/x से 1/y डिवाइड हो रहा है, सो दिस विल बी इक्वल टू y/x। यानी अगर हर केस में y/x हम निकाल लें और वो हमेशा सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली वेरी करेंगी। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट केस में ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इस केस में y/x क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है? इसी तरह से अगर इस केस में हम चेक करें तो x/y का जस्ट उल्टा ही तो होगा, तो इस केस में भी ये कट के क्या हो जाएगा 3/2। इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम कैंसिल करेंगे इट विल बी 3/2 और जब यहाँ पर भी हम चेक करेंगे तो इट विल बी 3/2। यानी कि जब x और y डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं तो 1/x और 1/y का जो रेशियो होगा यानी ये y/x दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वैरी करेंगी यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इफ़ टू क्वांटिटीज़ x एंड y वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर देन इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा। तो वी नो कि हमने पढ़ा है कि जब हम इन्वर्सली वेरिएशन की बात करते हैं तो उस केस में जो दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली वेरी करती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में हमें देखना है इन ऑप्शंस में कि किस में इनका प्रोडक्ट गिवन है। तो x/y तो डायरेक्ट वेरिएशन के केस में होता है, x+y और x-y जैसा कोई रिलेशन होल्ड नहीं करता है। सो दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है x y, इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है?
अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बोथ P and Q vary directly with each other when P is 10 and Q is 15. Which of the following is not a possible pair of corresponding values of P and Q? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, दैट इज़ P एंड Q, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इनकी कुछ वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, जैसे when P is 10 then Q की वैल्यू गिवन है 15। अब हमें अगर ये रेशियो गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है और हमें ये पता है कि P और Q दोनों ही डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि चेक करना होगा कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो P और Q की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये जो 10 और 15 है इनको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3, क्लियर है। ये आ जाएगा P और Q का रेशियो। अब इन सारे ऑप्शंस में चेक करो कि किस ऑप्शन में जो ये वैल्यूज़ हैं इनका रेशियो 2/3 नहीं आएगा। यही पूछा है ना कि कौन सा पॉसिबल पेयर ऐसा है गिवन ऑप्शंस में जो P और Q की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में P और Q की वैल्यू है 15 और 20। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 5 से कटेगा ये, तो दिस विल बी 3/4, क्लियर है। तो ये तो क्लियरली है कि ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जब हम 20 और 30 को चेक करेंगे तो इनका जो 0 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2/3। और ये तो गिवन ही है 2 and 3, तो ये P और Q की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ही। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ 5 and 7.5। तो यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। ये 7.5 है, तो इस डेसिमल पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है। सो दैट विल बी 5 × 10, दैट इज़ 50। अब इस 50 और 75 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये 5 की टेबल से भी कट हो सकता है, या फिर ये डायरेक्टली 25 के भी टेबल से कट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3। यानी इन सारे ही क्वेश्चंस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में जो रेशियो है P और Q का वो आएगा 2/3, बट इस पार्ट में P और Q का रेशियो आ रहा है 3:4। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी वैल्यूज़ P और Q की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि उनका रेशियो 2/3 नहीं आ रहा है, क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर D इज़ if x and y vary directly with each other and x is equal to 24, then what is the value of y when the constant variation is 3? अगर x और y दो ऐसे वेरिएबल हैं, क्वांटिटीज़ हैं जो आपस में डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, तो उस केस में अगर x की एक वैल्यू गिवन है तो हमें y की वैल्यू बतानी है। जब उनका जो कांस्टेंट वेरिएशन होता है उसकी वैल्यू गिवन है 3। तो जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली वेरी करती हैं, जैसे x और y, तो उनका कांस्टेंट वेरिएशन क्या होता है, k, ठीक। उनका रेशियो इक्वल होता है, दैट इज़ x/y इज इक्वल टू k, एंड दिस k इज़ एक्चुअली द कांस्टेंट, क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू है 24, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 24 रख लेते हैं, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जब k की वैल्यू गिवन है 3, क्लियर है। तो अब हमें इस y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24 विल बी इक्वल टू 3y एंड y विल बी इक्वल टू 24/3, दैट इज़ 8, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो द क्वेश्चन नंबर इज़ विच ऑफ द क्वांटिटीज़ वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, और इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि किस ऑप्शन में जो क्वांटिटीज़ गिवन है वो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली वेरी कर रही हैं, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड कैब फेयर। यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ गिवन है, एक है डिस्टेंस और एक है कैब फेयर, यानी जिस भी कैब से जा रहे हैं उसका कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हम अगर डिस्टेंस हमारा कोई फिक्स है कि हमें 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और उस डिस्टेंस का कोई फिक्स्ड अमाउंट है, तो अगर हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर जाते हैं, मान लेते हैं हमारा 50 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे, तो जो प्राइस फेयर वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक। मान लेते हैं 5 किलोमीटर के लिए 50 था, तो 10 किलोमीटर के लिए वो जस्ट डबल हो जाएगा, सो दैट विल बी 100 रुपीज़। सो दैट मीन्स इस केस में जो क्वांटिटीज़ हैं ये डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो कैब का फेयर है वो भी इंक्रीज़ करेगा, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन, एरिया ऑफ अ लैंड एंड इट्स कॉस्ट।
सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कोई एरिया है, कोई ग्राउंड है, उसको परचेज करने जाते हैं और उसका कोई फिक्स्ड प्राइस है, मान लेते हैं कोई ग्राउंड खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो हमें मिल रहा है मान लो 1 लाख में, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली। अब जिस लैंड को हम परचेज कर रहे हैं, अब इस लैंड की जगह हम थोड़ा अगर बड़ा लैंड खरीदने लगे तो उस लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा एरिया था वो इंक्रीज़ कर गया है। तो इस केस में भी जैसे ही लैंड का जो एरिया है वो इंक्रीज़ करेगा, वैसे ही उसका कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। क्लियर है ये बात? तो दैट मीन्स ये भी एक डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 3, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी वर्क को करने के लिए कुछ वर्कर्स फिक्स किए गए हैं, ठीक है, अगर वर्कर्स इंक्रीज़ किए जाएंगे तो जो वर्क होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 वर्कर्स हैं, वो हर दिन 2 काम करते हैं, तो अगर 4 वर्कर्स कर दिए जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क यानी कितना काम हो रहा है एक दिन में वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस केस में भी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्टली ही वेरी करेंगी। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारा 4th ऑप्शन, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। अगर किसी काम को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स फिक्स किए गए हैं, जैसे 16 वर्कर्स हैं, उनको कहा गया है कि आपको 4 डेज़ में काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिए जाएंगे तो काम ऑब्वियसली ज़्यादा होने लगेगा, जब काम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ डेज़ जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम वर्कर्स का नंबर डिक्रीज़ कर देंगे तो जो टाइम है उस वर्क को कंप्लीट करने का वो ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये जो 4th ऑप्शन है ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये था हमारा ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, जिसमें 5 पार्ट्स हमने डिस्कस किए। तो ये जो टिक द करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर डी, सी, बी को तो हमने डायरेक्टली ही टिक कर लिया, हमें कंडीशन पता है। क्वेश्चन नंबर ए, तो कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करके चेक करना होता है और कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।